हेलो दोस्तों। जब से आप लोगों को वो बात शेयर करी और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया, तो अब हिम्मत आ रही है सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने की। आज है मेरा डे 25 रोड टू मिस्टर वर्ल्ड का। और IBBF इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने मुझे 4 साल के लिए बैन कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन हुआ क्या था। पिछले साल उत्तराखंड के साउथ एशिया में 2 मेडल आए थे। एक गोल्ड आया था, एक सिल्वर आया था। उसके बावजूद भी इनने कोई स्टेट फेडरेशन का कोई ट्रायल नहीं करवाया। एक लड़का मैं तैयार था, जिसे पता चला कि यहाँ इवेंट हो रहा है, तो मैं हाथ पैर जोड़ के इनसे अपने खर्चे पे, बिना किसी फेडरेशन टीम के, ना सपोर्टिंग स्टाफ के, बिना किसी टीम मैनेजर के, मुझे इन्होंने केरला भेजा सिलेक्शन ट्रायल के लिए। 11 मई को मैं केरला पहुंचा, कोची, और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद कराया है स्टेट का। मेरे साथ कोई ऑफिशियल नहीं था। बाकी स्टेट्स के साथ उनके ऑफिशियल्स भी आए। उस दिन का काम पूरा किया, वेइंग वगैरह पूरी हुई और मैं अपने होटल आ गया। अगला दिन इवेंट का था। मैंने अपनी तैयारियां वगैरह पूरी की और 2 बजे अप्रॉक्स में वेन्यू पे आ गया। मेरा इवेंट से पहले लंच रहा, तो थोड़ी डिले हुई मेरे इवेंट में, और उसके बाद 4:15 तक का मेरा इवेंट शायद पूरा हो गया था। 75 केजी में मुझे विनर डिक्लेयर किया गया और मेरा सिलेक्शन एशिया और वर्ल्ड के लिए हुआ। स्टेज में हमारी फ़ोटो खींची है और उसके बाद हम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करके जाने के लिए कहा गया है। पर जब हम पीछे बैक स्टेज गए तो वहाँ हमें ऑफिशियल्स ने पकड़ा और हमको वहाँ से डोप स्टेशन ले जाया गया। डोप स्टेशन एक छोटा सा कमरा था जो एक वॉशरूम से अटैच था। वहाँ 5 लोग भी बड़ी कंजेस्टेड हिसाब से बैठ सकते थे। तो ठीक था, हम पहुँचे, हम दोनों एथलीट पहुँचे वहाँ। 2 पर्चियाँ बनाई गई, पर्चियाँ उछाली और पर्ची में मेरा टैग नंबर निकला 81। तो मुझसे कहा गया कि आप सैंपल दोगे। मैंने कहा ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई चोट नहीं था। मैं वहाँ बैठा, पर एज अ बॉडी बिल्डर मैं आपको बता देता हूँ कि हम बॉडी बिल्डिंग में अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं कि हमारी मसल डेफिनेशन क्लियरली विजिबल हो। तो मैं जब यहाँ अल्मोड़ा से निकला था तो मेरा वेट था 83 केजी। मैं यहाँ से वहाँ पहुँचने तक का मैंने सॉल्ट कट किया है, वाटर कट किया है, और मैंने वहाँ पर को 75 केजी में खेला है। ये है मेरा प्रूफ, 75.6 ये मेरा स्टेज वेट था। मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगा अभी। तो मेरी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट थी और इनने मेरे से मांगा था 120 ml यूरिन। आपने अभी बीच में फोगाट जी का केस देखा था, उनके 100 ग्राम से उनको डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है और एक लिमिट में पुश कर देती है, उससे नीचे वेट ड्रॉप करना बहुत मुश्किल होता है। वही मेरा भी सीन था। तो मेरे से ही नहीं, सबसे मांगा गया था 120 ml यूरिन। तो हम बैठे थे, मैंने पानी मांगा उनसे और टाइम मांगा कि आप मुझे पानी देते जाओ, जब मुझे आएगी मैं आपको सैंपल दे दूँगा। उतनी देर में मैं वेट कर रहा था, बैठा था बाकी एथलीट्स के साथ। तो 100 केजी के एथलीट आते हैं, हम वहाँ पर को वेट कर रहे थे। तभी 100 केजी के विनर एथलीट, जिनका टैग नंबर 157 था और जिनका नाम संजीव किरण कुमार था, जो तेलंगाना से थे, वो पहुँचते हैं। वो भी पहुँच के वहाँ हाइपर होते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग में डोप कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है। थोड़ी देर में वो भी बैठ जाते हैं और वो सामने बैठते हैं, थोड़ी देर तक का हाइपर रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने सी लगती है। तो इसी दौरान मेरा भी दोस्त मुझे कपड़े दे जाते हैं। तो और कपड़े के नाम पे मेरे पे ये था कि मैंने कॉस्ट्यूम पहनी थी, कॉस्ट्यूम के ऊपर मुझे एक टी शर्ट मिलती है, जो टी शर्ट और कॉस्ट्यूम में मैं बैठा हुआ था डोप स्टेशन में। तभी मैं सामने देखता हूँ कि जो 100 केजी के विनर थे, उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लग गई थी। वो बोल रहे थे कुछ खाने का दे दो, कुछ पानी दे दो, कुछ दे दो। उसकी हालत बड़ी बिगड़ने लग गई थी। मुझे भी लगा कि क्या हो रहा है, मेरे भी समझ में कुछ नहीं आया। ऑफिशियल्स भी उन्हें लाइटली ले रहे थे कि कह रहे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कह रहे थे, वो यही कह रहे थे। तभी थोड़ी देर में मैंने उनको देखा तो वो ऐसे पड़े हुए थे। मैं गया उनके पास, मैंने देखा कि क्या हुआ,
सर हिलाया, जिस साइड को हिला रहा उस साइड को उनका सर चल दे रहा। तो मुझे सिचुएशन उनकी डिफ़िकल्ट लगी। मैंने कहा ये दिक्कत में आ गया है बंदा। मैंने ऑफिशियल्स को ये कहा, मैंने कहा सर ये इसकी तबीयत ख़राब हो गई है सर, डॉक्टर को बुलाओ नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं गया, मैंने उसकी पल्स चेक करी तो मुझे हाथ में कुछ फ़ील नहीं हुआ। मैंने उसके कान के पीछे हाथ लगाया तो मुझे ना बराबर पल्स फील हुई। मैं भी डर गया था कि ये बंदा दिक्कत में आ गया है। हर एथलीट अपने प्रोटोकॉल से चलता है कि स्टेज से उतर के उसे क्या खाना है, स्टेज से पहले वो कैसे स्टेज में चढ़ रहा है, वो उसी को पता होता है। क्योंकि जब हम स्टेज में चलते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बॉडी में सॉल्ट नहीं होता है, बॉडी में पानी नहीं होता है, कार्ब पता नहीं कब से कट कर रखे होते हैं, शुगर पूरा नीचे ड्रॉप हुआ होता है। तो हाँ, मे बी उसके वहाँ पे उस टाइम हाइपर होने की वजह से उसका शुगर ड्रॉप हो गया था, जो मुझे लगा। मैं कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर मैं एक एथलीट हूँ तो मुझे पता है ये सब चीज़ें। तो मुझे दिक्कत लगी, मैंने उसे लेटाया। वो उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। मुझे आखिरी रिफ्लेक्स था जो मेरे समझ में आया, मुझे इसे CPR देना चाहिए। वो जब मैंने उसको 15 से 20 पुश दिए होंगे तब जाके उसने थोड़ा सा हिला वो ये। और ये जो नाडा की तरफ से सैंपल लेने के लिए आए थे, इनके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये साइड में खड़े थे, नो नो नो, यस यस यस, है गो बैक गो बैक, इसके अलावा ये कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने इनसे हाथ जोड़ा, इनसे विनती करी, मैंने कहा सर डॉक्टर बुला दो, नहीं तो क्या कहते हैं इसे हॉस्पिटल ले जा लो, ये मर जाएगा, ये इसकी नहीं है हालत। तो कहने लगा, वहाँ ना कोई डॉक्टर प्रेजेंट था, ना कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रेजेंट था, बस ऑफिसर्स आए जा रहे थे, जेब में हाथ डाल रहे थे, टाई कोट पैंट पहन के, और सिट डाउन चल रहा था, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा था। यही ड्यूरेशन की वीडियो, ये सब होते हुए काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो भी बनाई है। मैं आपको बता दूँ तो मे बी ये वीडियो चल जाए तो शायद मे भी पहुँच जाए मेरे पास, क्योंकि मैं ये सब करते हुए वीडियो नहीं बना सकता था ना। तो मुझे जब उसकी हालत ख़राब लगी, मैंने CPR दिया, वो थोड़ा मूवमेंट किया, मैंने कह दिया ऑफिशियल से, मैंने कहा आप ले जा रहे हैं, मैं कैब बुला रहा हूँ और मैं इस बंदे को उठा के खुद ले जा रहा हूँ ना। मैंने आग ये शोल्डर से उसको पकड़ा है पीछे से, और एक और जो वहाँ पर को एथलीट प्रेजेंट था उसने पैर से पकड़ा। हम दोनों ने उठाया, हम दो उठा के उसको पूरे ऑडिटोरियम से घुमाते, साइड से घुमा, मतलब एक फ्लोर नीचे जाना था, नीचे से ऐसे घुमा के, पार्किंग इधर थी, 150 मीटर का पैच होगा पूरा, पूरा घुमाते हुए उसे पार्किंग तक का ले गए। और इस चीज़ को बाहर आके ऑडिटोरियम ने सब ने देखा था क्या चल रहा है ये। काफ़ियों ने वीडियो भी बनाई और काफ़ियों ने मदद भी करी ले जाते हुए। तो तभी एक सफ़ेद गाड़ी आई, शायद रिट्स थी मारुति की, जो पीछे से भचकी हुई होती है। तो मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला, एथलीट को अंदर डाला, जो ऑफिशियल आगे बैठा था मैं उसी के बगल में बैठ गया कि मैं भी चल देता हूँ इसके साथ करके। मुझे थोड़ा सा जैसे ही गाड़ी भागी, मुझे उतार दिया उनने, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं पर को उतर जाओ। कहा मैं उतर गया। मैं भी पैनिक कर गया था ये सिचुएशन देख के, क्योंकि मैं भी स्टेज पे चढ़ा था उतनी देर से, मैं भी बस आधे घंटे से पानी पी रहा था, और मैं भी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने भी कुछ नहीं खा रखा था। 4 दिन से ये 1 हफ्ते से सॉल्ट नहीं था, 3 दिन से पानी नहीं था शरीर में, और मैं पहाड़ का लड़का हूँ, मैं वहाँ की गर्मी नहीं झेल सकता हूँ। ये मेरी हैबिटेट नहीं है जिसमें मैं ईज़िली सर्वाइव करके ईज़िली अच्छे डिसीजंस ले पाऊँ। जब हम बॉडी बिल्डिंग में होते हैं तो हमारे रिफ्लेक्सेस हमारे यूजुअल्स की तरह काम नहीं करते हैं, तो हम कभी भी कैसा भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब मैं गया वापस डोप स्टेशन में कोई मौजूद ही नहीं था, वो सब चले गए थे, वहाँ अफरा तफरी मच गई थी, सब इधर उधर हो गए थे। तो मैंने भी अपना सर पकड़ा और मैं भी बैठ गया, क्योंकि ये सब देख के मैं भी पैनिक हो गया था और मैं भी उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी मेरा दोस्त आया, उसने मेरे से बैठा मेरे साथ, उसने सिचुएशन देखी और कहा कि अरे मेरे को तेरी हालत भी ठीक नहीं लग रही है, तू कपड़े पहन और चल यहाँ से, तुझे कहीं दिखाना है तो दिखा देता हूँ, है नहीं तो तेरी हालत ठीक नहीं है, कुछ खाता है कुछ पीता है, पूछा उसने मेरे से। मैंने कहा नहीं यार मुझे चक्कर आ रहे हैं, तू ले जा मुझे बस यहाँ से। तो उसके बाद ये सब हुआ, और इन्हीं सब के सामने मैंने कैब बुला के मैं अपने होटल पहुँच गया, जहाँ जाके मैंने रेस्ट किया। मेरे पे किसी ऑफिशियल का कॉल नहीं आया था, मेरे पे किसी का कॉल नहीं आया था, और वहाँ भी इवेंट पूरा हुआ और चीज़ें ख़त्म हो गई। भाई लोगों, ऐसा होता है कि जब 100 किलो के बंदे को आप ऐसे उठा के ले जा रहे हो, आगे से डार्क कॉम्प्लेक्शन के भयंकर रिप्ड दिखे हुए बंदे को ले जा रहे हो,
और वो भाई चित्त पड़ा है, अम्मी अब्बू कर रखी है उसने, उतने बड़े बंदे ने। भाई फट जाती है पूरी ढंग से कि क्या चल रहा है, ये मर रहा है लगता है ये। तो उस टाइम समझ में नहीं आता है कि क्या फेडरेशन के नॉर्म्स हैं, क्या क्या है। लगता है यही है कि भाई ये बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, नहीं तो मेरे सामने मर रहा है, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कभी। मैं वहाँ से हुआ, मैंने अपने ऑफिशियल्स को कॉल किया जिनसे मैं टैली कर रहा था। उनने मेरे से कहा जा तू रेस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात यहाँ ख़त्म हो गई है। तो मैंने उनकी मानी, मैं गया मैंने रेस्ट किया। और मैं वहीं जो रूम इन्होंने ही मुझे अलॉट करा था उसी होटल में, उसी कमरे में मैं अब सो गया। तो ना मुझे किसी ऑफिशियल का कॉल आया, ना मुझे किसी ने कुछ कहा। और गया शाम को जब मैं उठा, इवेंट भी उसी टाइम ख़त्म हो चुका था। और इवेंट ख़त्म होने के 1-1.5 घंटे के अंतराल में मुझे पाल जी का कॉल आता है। वो मुझसे करते हैं क्या कर दिया तूने उत्तराखंड की नाक कटा दी, तू हर जगह उत्तराखंड उत्तराखंड हो गया, बदनामी कर दे तूने हमारी। यार भाई लोगों आप ही बताओ, ये मैंने बदनामी कर रखी है क्या? मेरे साथ कोई ऑफिशियल नहीं था, मेरे साथ कोई सपोर्टिंग स्टाफ नहीं था, मेरे पास तो इनके फ़ोन और कॉल का भी नहीं था, मैं कब करूँ इनको, क्या करूँ। और ये कह रहे बदनामी हुई। एकमात्र बंदा जो स्टेट से सेलेक्ट हुआ था इंटरनेशनल खेलने के लिए वो मैं था, और ये मुझसे कहता है कि मैंने बदनामी कर दी है इसकी। अगले दिन 13 तारीख की मेरी शाम की फ़्लाइट थी। तो मैं उठता हूँ, मैंने देखता हूँ कि जो नाडा के ऑफिशियल थे उनका रूम जस्ट मेरे सामने था। मुझे दिखते हैं वो, मैं उन्हें विश करता हूँ, वो मुझे विश बैक करते हैं एक स्माइल के साथ, और हम चले जाते हैं। बाकी मैं खुश था, मुझे देश के लिए खेलने का मौका मिल रहा था दोबारा। पिछली बार मुझे दुख था कि मैं सिल्वर ही ला पाया, गोल्ड नहीं ला पाया, मेरी वजह से राष्ट्रगान नहीं बच पाया। इस बार सोचा था कि एशिया का सोचा था, पर ऊपर वाले ने वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी भी दी थी, 2 मौके मिले थे, सोचा था दोनों गोल्ड ही लाने हैं मैंने। अब मैं एक अलग मोटिवेशन, अलग एनर्जी के साथ मैं अपने शहर वापस आया, और मैंने कोई दिन ख़राब भी नहीं किया, और मैं अपनी तैयारी में लग गया। गिन के 12 हफ्ते बच रहे थे मेरे अगले टूर्नामेंट के, तो मैं पहले दिन से ही लग गया था। पर अब इनका मैं बताऊँ क्राइटेरिया चलता कैसे है। ये जितने सेलेक्टेड एथलीट्स होते हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और अपने जितने भी जैसे डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, वीज़ा का काम ये व्हाट्सएप के थ्रू करवाते हैं कि ये भेज दो, आप लोग ये भेज दो भाई, किसको कितने साइज़ का जूता आएगा, कितना साइज़ का जैकेट आएगा, ये सारी टैली ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करते हैं। तो इनका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था ये 2-3 हफ्ते बाद। पर एक मेरे साथ के एथलीट ने कहा कि यार मुझे ऐड कर लिया है। मैं तब थोड़ा परेशान हुआ कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उनने भी कहा अभी भी एथलीट्स ऐड होते जा रहे हैं, हर तीसरे चौथे दिन थोड़े थोड़े आ जाएगा मे बी। तो मैंने भी पेशेंस रखा 1 हफ्ते, तो कि मैंने कहा आ ही जाएगा। पर मैं अंदर से बहुत टेंस था कि मेरा डिले क्यों हो रहा है। तो जब ज़्यादा परेशान हुआ तो मैं भी समझ में नहीं आया। मैंने ऑफिशियल से बात करी कि मैंने कहा सर, मैंने अपनी फ़ोटोज़ भेजी, मैसेज भेजा मैं कि सर ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरा टैग नंबर था, मैं इस कैटेगरी के लिए सेलेक्ट था, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करा है, मे बी कुछ दिक्कत हो गई है, कुछ हो गई तो आप बता दीजिए, कुछ मिस्टेक हो रही है तो नंबर वगैरह देने में मेरे। तो किसी भी ऑफिशियल से बात करूँ वो कहे टॉक टू मुकेश पाल, टॉक टू मुकेश पाल। इसके अलावा रिटर्न मेरे पास कुछ नहीं है ऑफिशियल्स की तरफ से लिखा हुआ। मुझे व्हाट्सएप में जो मैसेज में टॉक टू मुकेश पाल है बस। जब मैंने मुकेश पाल से टॉक करी तो वो बंदा फ़ोन उठाता, कहता है नाडा की तरफ से कितने बड़े बड़े मैं वो आ गए हैं, लेटर आ गए, क्या आ गए, मैं तुझे बचा रहा हूँ, मैं तो तुझे जेल जाने से बचा रहा हूँ, तू कहाँ है, क्या है वह है, बा उल्टा सीधा कहने लग गया। मैंने कहा सर क्या दिक्कत हो गई? कह रहा तू भाग गया, हाथ छुड़ा के भाग गया, नंगा भाग गया है, वहाँ धक्का दे के भाग गया है। जितना टाइप का भाग गया कह सकता था उतने टाइप का भाग गया कह दिया इसने मेरे से। इसने मेरे को अभी तक का ना कॉन्ग्रेचुलेट किया था, ना मेरे साथ खड़ा था, ना मेरे लिए कहा था कि तेरी दिक्कत क्या आ रही है, चल मैं बात करता हूँ करके। ये मेरे लिए स्टैंड लेने को भी तैयार नहीं था। अब अगर मैं नेशनल फेडरेशन में किसी से बात करना चाहूँ, वो कहे कि तुम सीधे ऑथराइज नहीं हो मेरे से बात करने के, तुम स्टेट फेडरेशन के बंदे के थ्रू बात करो। पर मैं एज अ एथलीट खेलने के लिए जाऊँ तो सीधे चले जाओ, क्या दिक्कत है, नाम ले लेना वहाँ,
ये चल रहा है इनका। तो करते करते मैंने बहुत कोशिश करी, ये करी, तो मेरी पठारे सर से बात हुई, जो हमारे नेशनल फेडरेशन और अब वर्ल्ड फेडरेशन के भी सेक्रेटरी हैं। पहले दिन तो हड़का दिया उनने, कह दिया कि क्या है तू, बहुत देखे हैं तेरे जैसे एथलीट, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर मैं तो बच्चा ही हूँ सर, क्या दिक्कत होगी, क्या गलती होगी, आप एक बार बात तो कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप ही बताओ, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं करा था यार। मैंने कभी किसी ऑफिशियल से कुछ कभी उल्टा नहीं कहा। मैं जिस ऑफिशियल को जानता भी नहीं था, मैं उसके भी पैर छू देता था। मेरे संस्कार हैं मेरे, मैं बड़े हैं मेरे से तो ठीक है, मैं करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पूरी। मैं तो पाल के भी पैर छूता था जब भी दिखता था ये। तो उनने कहा, मैंने भी कहा सर आपके बच्चे ऐसा ही हूँ सर, क्यों कर रहे हो ये वो। तो उनने पहले दिन तो हड़का दिया था, पर कुछ हफ्ते बाद उनने अच्छे से कॉल किया मुझे। उनने मुझसे कहा कि शुभम एक्ट मेच्योरली, अभी की टीम में तो कुछ नहीं हो सकता, तुम पेशेंस रखो, ढंग से रखो, अपने काम पे फोकस करो, हम मे बी वर्ल्ड के लिए तुम्हें कंसिडर कर लें। उनका इतना कहना मेरे को होप दे दी जिसने कि हाँ यार चलो, मैंने भी एक ही इवेंट का सोचा था, एशिया नहीं खेल पाऊँ तो वर्ल्ड बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मेरे पे टाइम भी मिल जाएगा, तो उसमें मैं पूरा प्रूफ कर दूंगा कि मुझे एशिया भी नहीं लगे, तो ये भी आप लोगों ने गलती करी। ये एक मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैंने लिया। तो मैंने भी छोड़ी प्रेप, मैं भी अपना गेनिंग सीज़न में लगा कि मैंने ये थोड़ा लैकिंग पार्ट्स पे काम करता हूँ, और अपनी एक बॉडी बिल्डिंग प्रोटोकॉल जैसे चलते हैं उस हिसाब से मैं चलने लगा। तो अब आया इनका इवेंट जो इंडोनेशिया में हुआ था, एशिया का। एशिया के लिए टीम गई। मैं बाकी कैटेगरीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी कैटेगरी की बात करूँगा। जो बंदा खेला था वो सिलेक्शन ट्रायल में ही नहीं था कहीं। मैं आपको ट्रायल की वीडियो भी भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और उस बंदे की भी दिखाता हूँ। तो एथलीट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, वो बड़े एथलीट हैं, एक्सपीरियंस एथलीट हैं, पहले से खेलते हैं, ठीक है। पर मुझे पता चला ये सर्विसेज के लिए खेलते हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि ये चल क्या रहा है इनका। जब मेरी चेतन पठारे जी से बात हुई थी तो उनने मेरे से साफ साफ कहा था कि हम तुझे तभी टीम में रखेंगे जब तुम मुकेश पाल का कंसिडरेशन मिलेगा। टीम में रहने के लिए पाल जी का कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी था। तो इवेंट हो गया था एशिया। अब वर्ल्ड का भी ऐसे ही चलता, व्हाट्सएप ग्रुप बनते, मैसेजेस जाते, तो उसी तरीके से इनका प्रोसीजर चलता। तो मैंने शुरू से हाथ पैर मारने शुरू करे। मैंने पाल सर को कॉल करे होंगे लगभग 10 दिन तक का, रोज़ कॉल करा था मैंने इन्हें। इनने एक भी दिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया। रोज़ मैसेज करता था कि सर आपसे बात करनी है इससे रिगार्डिंग, सर प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए। मैं रोज़ क्या कहता था, मैं परेशान भी नहीं करता था इनको। मैं रोज़ का एक मैसेज ड्रॉप करता था, एक कॉल करता था, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। तो हमारे एक नोनी है, वो भी इन्हीं के साथ हैं, स्पोर्ट्स से वो भी लगे थे। तो मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। उनने कहा मेरा ही कुलीग है, मैं 1 मिनट कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, बात करता हूँ कि क्या दिक्कत हो गई। जब उसने कॉल उठाई तो फिर वो वही गाना गाने लग गया अपना, नंगा भाग गया, ये कर दिया, लेटर आ गए, बड़े बड़े आ गए, बच्चा मैं तो तेरे को जेल जाने से बचा रहा हूँ तू ये। अब मेरे को भी इनका एटीट्यूड समझ में नहीं आया यार, क्या चल रहा है ये। मैंने भी हाथ पैर, मैंने कहा सर क्या गलती हो गई मेरे से, सर हो जाता, क्या क्या हो, आप बात तो करो, सॉल्यूशन तो निकालो। जो हो गया वो हो गया, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपने कहा भी था कि आप साथ देंगे करके ना। अब कोई साथ ही नहीं दे रहा इसमें, आप उनने कहा करते हैं क्या करते हैं, ये सब कह के कोई बात नहीं करी। मैं हल्द्वानी भी गया इनसे मिलने के लिए। मैंने कहा कुछ अगर जिस जुबान में ये समझते हैं ले दे के, उस जुबान में इनको समझाने के लिए भी गया था कि अगर कुछ दे के हो जाता है तुम्हारा, चढ़ावा दे के तुमको पूछ देता हूँ मैं, तो क्या पता हो जाए। तो तब भी इनने मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करी, ना मेरा फ़ोन उठाया, न ना कुछ उठाया, ना रिप्लाई करा। मैं वापस आया हूँ और 20 तारीख को मेरे पास ये 22 तारीख को मेरे पास ये लेटर आ जाता है नाडा की तरफ से कि 4 साल तक का बैन हो। फिर मुझको समझ में आया कि इनका गेम चल क्या रहा था। इनने मुझे साउथ एशिया क्यों नहीं जाने दिया, इनने मुझे एशिया की टीम में भी क्यों नहीं आने दिया, और
वर्ल्ड के लिए ये क्यों नहीं जाने देना चाहते मुझे, इनने ट्रायल क्यों नहीं कराया उत्तराखंड का। अब मुझे सब चीज़ें क्लियर होने लग गई थी। मुझे नाडा की तरफ से जो बैन लेटर आ रखा है वो 13 तारीख को इशूड है, 13 अगस्त। पर इन लोगों ने तो मुझे अगले दिन से ही डिक्लेयर कर दिया था बैन। मेरे पास नाडा का लेटर आया और मुझे ऑप्शंस दिए हैं कि अगर मैं इससे सहमत नहीं हूँ तो मैं 15 दिन में अपना पक्ष रखूँ। मैं चाहूँ तो अपना लीगल एड भी रख सकता हूँ। एक हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर दे रखा है जिसमें मैं वर्किंग आवर्स में कभी भी कॉल करके ये डिस्कस कर सकता हूँ कि मुझे आगे कैसे सॉर्ट होंगी चीज़ें। पर जिस फेडरेशन को मैंने 12 साल दिए अपनी पूरी जवानी ही लगा दी, उसने मुझे 1 घंटे में डिक्लेयर कर दिया कि मैं नंगा भागा था वहाँ से। और इस चीज़ में एक और चीज़ लिखी है कि ये लेटर गया है अभी 13 तारीख के बाद एक इस फेडरेशन को और वाडा को, और उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी संस्था पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकती मेरा नाम या कमेंट नहीं कर सकती मेरे ऊपर। पर ये तो मेरे को पिछले 3 महीने से बदनाम करने में लगा है कि नंगा भागा है, हाथ छुड़ा के भागा है, उत्तराखंड का नाम बदनाम कर दिया है। ये ओलंपिक्स में जितने माइकल फिलिप्स के गोल्ड नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो ये अपने गिना देता है कि मैंने पावर लिफ्टिंग में इतने जीत लिए हैं। ये कहता है कि दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में इसका गोल्ड मेडल था जिसमें इसने 500 किलो उठाया था। इस आदमी को इतना नहीं पता है कि कॉमनवेल्थ गेम में पावर लिफ्टिंग ही नहीं होता है, और पैरा ओलंपिक्स और पैरा कॉमनवेल्थ में वो लोग खेल सकते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, मेंटली नहीं, मेंटली वाली नहीं खेल सकते। मैंने 12 साल इस गेम को दे दिए हैं और ये जो प्लेटफॉर्म मुझे आज मिल रहा है ये 12 साल के बाद मिल रहा है। ये नहीं चाहते कि मैं इससे आगे बढ़ूँ, ये चाहते हैं इसको यहीं पे गिरा दें, इसे यहीं पे रोक दें, ये इसके आगे सरवाइव ना कर पाए। ये हमारे उत्तराखंड पहाड़ और यहाँ के पॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई है। पर मैं इन सब चीज़ों की वजह से इस बॉडी बिल्डिंग गेम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा गोल है, मेरा एम है एक बड़ा बॉडी बिल्डर बनना, और ये बस एक मुझे स्टेज प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये मेरे को बढ़ने से नहीं रोक सकते। मुझे अपना, अपने घर का, अपने माँ बाप का, अपने कुमाऊँ का, अपने उत्तराखंड का, अपने देश का नाम रोशन करना है, और उसके लिए ये एक छोटी सी सीढ़ी है बस, मैं उससे ज़्यादा इसको लूँगा भी नहीं। तो करते करते रिसर्च करी, हाथ पैर मारे थोड़े, तो मुझे भी कुछ बात पता चली। आप भी करना, गूगल पे जाना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की वेबसाइट खोलना, और साइड में एक सर्च आइकन है, उसमें बॉडी बिल्डिंग लिखना। तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई फेडरेशन का नाम नहीं मिलेगा, एक मेल मिलेगा इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन को कि इनकी वैलिडिटी 30/12/2021 को समाप्त हो चुकी है। ये कोई गवर्नमेंट फेडरेशन नहीं है अभी, और ना गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, ये बस एक अभी प्राइवेट संस्था है। तो ठीक है, ये एक प्राइवेट संस्था है जो ट्रैवल टूर ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर ये प्राइवेट संस्था है तो नाडा क्या कर रही है वहाँ, ये तो आप लोग बताओ ना मुझे। चलते चलते मुझे फिर हाथ पैर मारने पे तो ढूंढने पे भगवान भी मिल जाता है। तो मुझे एक और लेटर मिला, ये जो सारे सर्विसेज में रोटेट हो रहा है कि डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन 2020 के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं इनकी और जो भी खेल हुए हैं इनके, वो वैलिड नहीं है। कोई भी सर्विसेज जो भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है इस फेडरेशन में खेलने के लिए उन्हें मना कर दिया गया है। अभी तो बताने को बहुत कुछ है, पर अभी यही रोकते हैं। आप लोगों का इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ दो, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। थैंक यू।